जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड हिस्ट्री के चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे अंकोर वाट मंदिर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन में दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किमी में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। आज के जो हमारे अगर हम लोग भारत के मैप में देखेंगे, इसके पूर्वी तरफ में तो म्यांमार है, और म्यांमार के बगल में देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे ये सब देश दिखाई देंगे, जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे देश शामिल हैं। तो ये वाला जो इलाका है, इस पूरे इलाके को ही पहले हिंद चीन के नाम से जाना जाता था, और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग में 3 लाख किलोमीटर है। अगर पूर्णतः बात करें तो 2,80,000 वर्ग किलोमीटर में ये इसका क्षेत्रफल है। इतने दूर में ये फैला हुआ है, और इसी को हम लोग हिंद चीन के नाम से पहले जानते थे। आज इसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे देश आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है, तो दक्षिणी में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। तो इसकी अगर चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में यहाँ पे म्यांमार और चीन से बॉर्डर टच करता है, उससे ये सीमा साझा करता है। दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र इसको पड़ते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे जो हिंद चीन उस टाइम पे था उसका मैप है, जिसमें हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है लाओस है, ये वाला एरिया कंबोडिया है, और ये जो इलाका है ये वियतनाम है। तो इसी क्षेत्र को पहले, ये वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को पहले हिंद चीन के नाम से जाना जाता था। अब इसे हिंद चीन क्यों कहते थे ये भी हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों इसे हिंद चीन कहा जाता था। तो यहाँ पे प्राचीन काल से ही वियतनाम के तोक्किन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था, और दोनों प्रांत कई शताब्दियों तक चीन के अंडर में ही था। उसी के अंदर ये मतलब चीन के यहाँ पे शासन था। अगर हम लोग देखें यहाँ पे 2 जगह के बात है, एक है तोक्किन और एक है अन्नाम। तो हम लोग मैप में देखें तो यहाँ पे हम लोग को तोक्किन देखने को मिलेगा। ये वाला जो इलाका है इसी को तोक्किन कहा जाता है। तो ये तोक्किन, और नीचे में ये जो अन्नाम है, ये अन्नाम, इन दोनों जगहों पे पहले प्राचीन काल से ही यहाँ पे चीन का शासन था, यानी कि चीन यहाँ पे अपना कब्जा जमाया हुआ था। जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था तब इन प्रांतों को अपने कब्जे में ले लेता था, एवं चीन की केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ते ही ये क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते थे। अब देखिए जो हिंद चीन वाला जो जगह है, चाहे तोक्किन या अन्नाम, ये कभी भी किसी एक राजा के या चीन के कब्जे में नहीं रहा है। हुआ क्या है कि जब चीन में कोई शक्तिशाली राजा हुआ है तो वो यहाँ पे जो तोक्किन अन्नाम वाला जो एरिया है उसको जीत लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे कोई राजा कमज़ोर हुआ है तो जो अन्नाम तोक्किन के लोग हैं वो अपने आप को राजा से मुक्त कर लेते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर कोई शक्तिशाली राजा आता है तो वो फिर से यहाँ पे कब्जा कर लेता है, और फिर जैसे ही सत्ता कमज़ोर होता है तो वहाँ के अन्नाम के तोक्किन के लोग फिर से अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया चलते रहता है। कभी ये लोग उसके शासन में आ जाते थे तो कभी खुद को स्वतंत्र कर लेते थे। यद्यपि चीनी प्रभुत्व के बावजूद भी इस क्षेत्र के लोग ने अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ भाषा लिपि का भी विकास किया था। अब यहाँ पे हमेशा से चीन का कब्जा था, लेकिन चीन के कब्जा होते हुए भी, इसका शासन यहाँ पे लागू होते हुए भी, उसके शासन व्यवस्था को होते हुए भी, इन लोगों ने अपने संस्कृति कल्चर को आगे बढ़ाया, अपने भाषा को बढ़ाया। जैसे कि हम लोग अगर अपने भारत से देखें तो भारत में जैसे ही जो भी मुस्लिम शासक है वो आए तो हमारे जो संस्कृति है, कल्चर है, उस पर उसका प्रभाव पड़ा। हमारी बोली, भाषा, रीति रिवाज, खान पान सब पे पड़ा। जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उसका भी हम लोगों पे प्रभाव पड़ा, लेकिन साथ ही साथ हम अपने संस्कृति कल्चर को बचाए रखे, उसका विकास करते रहे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो तोक्किन अन्नाम वाला जो जगह है वहाँ पे हमेशा से प्रभुत्व तो चीन का रहा है, लेकिन फिर भी
यहाँ के लोग अपने संस्कृति को पहचान बनाए हुए रखे, अपने भाषा का विकास ये लोग करते रहे। और उसके बाद ये लोग मुख्य रूप से तो ऐसे बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध दर्शन को मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम है कन्फ्यूशियस, उसके दर्शन को भी ये लोग पूरा मानते हैं। आज भी इसके प्रभाव में लोग हैं, कन्फ्यूशियस के दर्शन को लोग यहाँ के बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो जो यहाँ पे लोग हैं अन्नाम तुर्की के या वियतनाम के, वो लोग आज भी बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियस के दर्शन को मानते हैं। इसका प्रभाव इस क्षेत्र में है। ये है हमारा अंकोर वाट के मंदिर, जिसके बारे में हम लोग को आगे पढ़ेंगे। थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेना है कि ये अंकोर वाट का मंदिर है जिसे 12वीं शताब्दी में भारत के ही एक राजा था जिसका नाम था सूर्यवर्मन द्वितीय, इसका नाम है। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में यहाँ पे कंबोडिया नाम के जगह पे इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से ये 2 सवाल बनता है, हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था। तो अंकोर वाट के मंदिर बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है और इसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी माना जाता है। यहाँ पे विष्णु जी का मंदिर है ये, और इसे 8वां अजूबा भी माना जाता है कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। तो इसके बारे में इतनी जानकारी थी। इसका हम और तस्वीर देख सकते हैं कि ये अंकोर वाट का ये मंदिर है। ये इधर से तस्वीर देख सकते हैं कि इस तरह के ये मंदिर है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि एक तरफ यहाँ पे हिंद चीन का कब्जा था, यदि चीन का यहाँ पे प्रभुत्व था, लेकिन फिर भी ये लोग अपने संस्कृति का और अपने भाषा का विकास कर रहे थे। इन लोगों में बौद्ध धर्म के साथ साथ कन्फ्यूशियस के जो दर्शन है उसका भी पूरा प्रभाव इन लोगों पर था। तो दूसरी ओर क्या हो रहा था कि यहाँ पर दूसरी तरफ लाओस कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी और जहाँ शासक भारतीय वंशीय था। कंबुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर मंदिर का निर्माण करवाया था, परंतु 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया था और मध्यकाल में आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो सबसे पहले हम इसको एक बार मैप से देख लेंगे कि भारत के कब्जा में कौन कौन था। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारा वियतनाम है जिसमें ये तुक्किन वाला जगह था और इधर जो है वो अन्नाम वाला जगह है। तो ये वाला इलाका जो है ये पूरा इस पे कब्जा था चीन का, यहाँ पे चीन का प्रभुत्व है। लेकिन ये जो वाइट वाला दिख रहा है ये जिसमें कंबोडिया और लाओस आ जाते हैं, ये वाले पूरे इलाका पे भारतीय शासक का प्रभुत्व था। यहाँ यानी कि यहाँ के जो शासक था वो भारतीय था। तो कहने का मतलब है कि अगर इस जगह को हम लोग देखें तो इसे 2 भाग में देख सकते हैं। एक तरफ वियतनाम वाला क्षेत्र है जिस पे चीन का प्रभुत्व था और दूसरी तरफ कंबोडिया लाओस वाला क्षेत्र है जिस पे भारत का कब्जा था। इसीलिए इस इलाके को उस ज़माने में, या भी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद, तो इसका हिंद चीन नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि एक हिस्सा में चीन का कब्जा है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के। तो हिंदुस्तान से हिंद हो जाएगा और चाइना का यहाँ चीन है। तो हिंद चीन का मतलब वही होता है कि एक तरफ हिंदुस्तान का कब्जा है और दूसरी तरफ चीन का। तो यहाँ पे जो लाओस और कंबोडिया है वहाँ पे भारतीय राजा के ही शासक था और इसी में एक राजा आया था सूर्यवर्मन द्वितीय जिसने कंबोडिया में अंकोर वाट के मंदिर भी बनवाया था। अंकोर मंदिर भी इसे कहते हैं। और 4वीं शताब्दी में ये अपने राज्य की स्थापना किया था। राज्य का नाम था कंबुज राज्य। तो इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 16वीं शताब्दी आते आते ये जो राज्य है वो ख़त्म हो गया था, यानी कि इसका पतन हो गया था और मध्यकाल के आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मध्यकाल में यहाँ पे एक आंतरिक संघर्ष चलने लगा था, आपसी टकराव हो गया था और धीरे धीरे ये जो कंबुज राज्य है वो ख़त्म हो गया था। तो इस प्रकार इस क्षेत्र के कुछ देशों पर चीन और कुछ पर हिंदुस्तान के संस्कृति का प्रभाव के कारण ही यह हिंद चीन के नाम से जाना गया। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जो एरिया है अभी
उसमें से कुछ हिस्सा पे भारत के प्रभुत्व था और कुछ ऐसे हिस्से थे जिस पे चीन का प्रभुत्व था, इसीलिए यहाँ पे इसे हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो भारत में जो भी व्यापारिक कंपनियाँ थे वो लोग यहाँ हिंद चीन वाले क्षेत्र में भी जाएंगे और धीरे धीरे यहाँ पे पहले जाएंगे और बाद में जो फ्रांस है वो यहाँ पे अपना शासन व्यवस्था स्थापित करेगा। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत से जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला था, तब पुर्तगाली ही पहले व्यापारी थे जो भारत के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से जुड़े थे और 1510 में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीन देशों के साथ व्यापार शुरू किया था। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि जो भारत के समुद्री रास्ते का खोज है वो यहाँ पे वास्को डी गामा ने किया था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत आने वाले समुद्री रास्ते की खोज की थी और वो पहला बार यहाँ पे हम लोग के भारत में जो केरल के कालीकट नाम जगह है वहाँ पे ये आया था। और ये जो वास्को डी गामा था वो पुर्तगाल के था, एक पुर्तगाली था। तो पहली बार अगर कोई समुद्री रास्ते से भारत आया था तो वो एक पुर्तगाली था। तो जब ये पुर्तगाली यहाँ पे आया तो भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया और साथ ही साथ ये भारत के अलावे जो भी बाकी के दक्षिणी पूर्वी जो राज्य हैं, जो भी देश थे, उनके साथ भी ये व्यापारिक संबंध बनाना शुरू किया। इसका मतलब है कि अगर पहली बार कोई यहाँ पे जाएगा, जो हिंद चीन वाला क्षेत्र है, वहाँ पे कोई व्यापारी पहले गया था तो वो था पुर्तगाली ही सबसे पहले हिंद चीन क्षेत्र में गया था। और 1510 ईस्वी में इन्होंने, जो पुर्तगाली लोग थे, वो मलक्का को अपना व्यापारिक केंद्र बनाए थे। यहीं से ये लोग व्यापार करते थे, यहीं से ये लोग व्यापार करना शुरू किए थे। पुर्तगालियों के आने के बाद यहाँ पे स्पेन के भी लोग आए, डच भी आए, इंग्लैंड के भी लोग आए और फ्रांसीसी भी यहाँ पे आना शुरू किए। जैसे कि हमारे भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आया था, बाद में ये लोग आना शुरू किए थे, उसी तरह से हिंद चीन वाले क्षेत्र में भी पहले पुर्तगाली गए और बाद में बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो देश है, वो भी वहाँ पे जाना शुरू कर दिए। इन कंपनियों में फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने इन भूभाग पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन फ्रांस शुरू से ही इसी दिशा में प्रयास रहा। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंच गए। देखिए, हम लोग पढ़े हैं भारत के बारे में, भारत के साथ इसको हम तुलना करते चलेंगे कि भारत में जब आए लोग व्यापार करने तो जितने भी लोग आए थे अलग अलग देश से, ये सभी लोग चाहते थे कि भारत में इनका प्रभुत्व स्थापित हो, मतलब भारत पे अपना शासन व्यवस्था यहाँ पे कायम करें। और इसके लिए इन लोगों के बीच में हमेशा संघर्ष भी चलते रहता था। अब इसका एक वजह ये हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे संसाधन में बहुत आगे थे, हम लोग के पास भरपूर संसाधन था, कई सारे कारण थे जिसके कारण ये लोग यहाँ पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। लेकिन हिंद चीन क्षेत्र को लेकर के ऐसी कोई बात नहीं थी। फ्रांस को छोड़ करके बाकी इन देशों में से कोई ऐसा देश नहीं था जो हिंद चीन के क्षेत्र में कब्जा करने में इंटरेस्ट ले रहा हो, किसी को भी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश था जो शुरू से ही चाहता था कि वो हिंद चीन क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करे, उस पर अपना शासन व्यवस्था कायम करे। और इसी के लिए 17वीं शताब्दी में आते आते बहुत सारे फ्रांसीसी व्यापारी और जो चर्च के फादर होते हैं, पादरी, ये सभी लोग हिंद चीन पहुंच गए, वहाँ पे रहना शुरू किए। धीरे धीरे यहाँ पे ये लोग अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को बता दिया गया है कि कौन कौन सा कंपनी यहाँ पे हिंद चीन में आया था। सबसे पहले पुर्तगाली गया, उसके बाद डच आया, फिर इंग्लैंड आया और फिर फ्रांस आया था। तो देखिए, सन 1747 ईस्वी के बाद से ही फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा। तो देखिए, जो हिंद चीन में एक क्षेत्र है अन्नाम, जो अभी वियतनाम में है, तो यहाँ पे फ्रांस को शुरुआत से ही इंटरेस्ट था। वो यहाँ पे दिया गया है कि 1747 के बाद ही ये इसमें रुचि लेने लगा था। और 1787 ईस्वी में कोचिन चीन के शासक के साथ संधि का मौका मिला, इसको समझौता करने का मौका मिला। लेकिन अभी तक फ्रांसीसी अपनी ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे और 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचिन चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। तो ये शुरू से ही वहाँ पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था और जब इसको मौका मिला 1787 में संधि करने का तो ये भी किया। लेकिन यहाँ पे हो क्या गया
कि इतना अभी तक ये ताकतवर नहीं हो पाया था कि पूरे हिंद चीन क्षेत्र ले पर ये अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। और यहाँ पे 19वीं शताब्दी तक आते आते इतने फ्रांसीसी लोग वहाँ पहुँच गए थे, इतने पादरी लोग वहाँ पहुँच गए थे कि इसके खिलाफ वहाँ पे आंदोलन भी शुरू हो गया था। वहाँ के लोग इसके खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। फिर भी 1862 में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। ज़बरदस्ती यहाँ पे इसके साथ संधि किया गया और उसके अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे फ्रांस जो है अपना काम शुरू कर दिया है। 1862 में वो अन्नाम के लिए सेना के बल पर संधि करवाता है और अगले 1863 में वो कंबोडिया को भी अपने क्षेत्र में ले लेता है। 1783 में तोक्किन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में आ गया था। तो देखिए 1747 से ही ये अन्नाम में रुचि ले रहा था। 1787 आते तक ये यहाँ के शासक के साथ कुचिन चीन के जो शासक उसके साथ संधि के मौका मिल गया। ओकरा बाद 1783 में तोक्किन में इसका सेना प्रवेश कर चुका था। 1862 में अन्नाम के साथ संधि कर लिया और 1863 में कंबोडिया को भी अपने अंडर में ले लिया। और इस तरह से 20वीं शताब्दी के शुरुआत होते होते समय तक लगभग ये संपूर्ण हिंद चीन का जो क्षेत्र है वो पे फ्रांस अपना कब्जा कर लिया था, वहाँ पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था। फ्रांस द्वारा उपनिवेश की स्थापना और का उद्देश्य। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। यहाँ पे फ्रांस जो हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाना चाहता था, अपना गुलाम वहाँ पे अपना जो प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, उसके पीछे इसका जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य है वो है जो डच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी उनके साथ व्यापार में जो कंपटीशन हो रहा था, जो प्रतिस्पर्धा चल रहा था इन कंपनियों के बीच में, उसका सामना करना था कि यहाँ पे हम इसको उपनिवेश बना करके यहाँ के संसाधनों को यूज करके हम उसके लेवल में अपने व्यापार को लाएंगे। तो यही इसका मेन उद्देश्य था। भारत में फ्रांसीसी कमज़ोर पड़ रहे थे। हम लोग पीछे अगर भारत में पढ़े होंगे 8th-9th में, तो हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आया था और इंग्लैंड का भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आया था। इनके बीच हमेशा युद्ध भी चलते रहता था। 9th क्लास में अगर हम लोग देखें तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जब पढ़े तो वहाँ भी देखे हैं कि वहाँ पे भी इंग्लैंड भारी पड़ रहा था, फ्रांस वहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा था। तो एक तरह से देखें तो यहाँ पे भारत में भी फ्रांसीसी जो है, फ्रांस की जो कंपनियाँ हैं वो लोग यहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे थे। चीन में उनकी व्यापारिक प्रतिबंधिता थी, मुख्य रूप से इंग्लैंड से था और चीन में इन लोग को आपसी संघर्ष चल रहा था, टकराव चल रहा था और मुख्य रूप से इसका टकराव चल रहा था इंग्लैंड के साथ, जो कि उस टाइम पे बहुत ही एक तरह से शक्तिशाली यहाँ पे देश बन चुका था, व्यापार बहुत ज़्यादा इसका फैल चुका था। अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा, जहाँ खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत एवं चीन को कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे। तो यहाँ पे देखा फ्रांस कि भारत मेरे हाथ से जा रहा है, चीन में हम कंपटीशन में हैं, तो ऐसन स्थिति में हिंद चीन ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम अपना कब्जा कर सकते हैं, प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं और अपने व्यापार को कायम रख सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी देशों का हिंद चीन क्षेत्र में कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, तो इसका रास्ता साफ था, इसको लगा कि हम आसानी से यहाँ पे प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे तो जो भारत और चीन है दोनों में हम यहाँ पे तालमेल बैठा के रख सकते हैं, हम दोनों पे कमान रख सकते हैं, वहाँ पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं, ऐसा संभावना है। तो इसी वजह से ये लोग यहाँ पे हिंद चीन वाले क्षेत्र पे फ्रांस के जो फ्रांसीसी कंपनी है वो कब्जा करना चाहता था, इसे अपना उपनिवेश बनाना चाहता था। दूसरे, औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। तीसरा, पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। अब देखिए, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि फ्रांस का जो उद्देश्य था कि हम हिंद चीन क्षेत्र को उपनिवेश बनाएंगे, तो ये किस उद्देश्य से बना रहा था,
तो पहला उद्देश्य तो इसका हो जाएगा कि बाकी इसको इंग्लैंड के साथ प्रतिस्पर्धा था, कंपटीशन चल रहा था, भारत में ये कमज़ोर पड़ रहा था, तो इस वजह से। दूसरा है कि जो भी यहाँ पे कंपनी आया था वो व्यापार करने के लिए आया था, और व्यापार करने के लिए इसको कच्चा माल चाहिए, और फिर उससे जो तैयार होगा उसको बेचने के लिए बाज़ार भी चाहिए। अब ऐसे में भारत में तो वो बेच नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पे इंग्लैंड के प्रभुत्व हो रहा था। चीन में भी बराबरी पर है, आगे ही निकल रहा है इंग्लैंड। तो ऐसे में इसके लिए ये जो हिंद चीन क्षेत्र है वो अच्छा जगह था। यहाँ के संसाधनों को, वो कच्चा माल को ले जा करके तैयार करके फिर से वो यहाँ के बाज़ार में बेच भी सकता था, कंपटीशन भी कम था। और क्या था कि ये लोगों को दिमाग में पता नहीं क्या एक बात चलते रहता था कि ये लोग जो हम लोग हैं, भारत हो जाए, हिंद चीन हो जाए, ये सब जो क्षेत्र है, इन लोगों का मानना था कि ये लोग विकसित नहीं हैं, तो इन लोगों को विकसित बनाने का दायित्व मेरा है। यानी कि यदि मैं यहाँ पे अपना शासन स्थापित करूँगा तो इन सभी देशों को विकसित बनाऊँगा, ऐसी मानसिकता इन लोगों की थी। अपने आप ये नियम बना लिए थे, बिना किसी से पूछे, बिना आपके विचार जाने, बस बना लिए कि आप लोग असभ्य हैं, आप लोग को सभ्य बनाने का दायित्व मेरा है। तो इस तरह के कुछ विचारधारा भी लोग था। विचारधारा क्या कहेगा, पगलपंथी था इन लोग के। फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया था। तो देखिए आए थे ये लोग यहाँ पे विकास करने, लेकिन देखिए यहाँ पे फ्रांसीसी ने यहाँ पे शोषण करना शुरू कर दिया। और कहाँ, तो पहले जो व्यापारिक नगर था वहाँ, और जो उस टाइम के जो बंदरगाह थे जहाँ से नाव पे सामान लादा जाता था, उतारा जाता था, इन्हीं सभी जगहों का ये शोषण करना शुरू किए। इस तरह से ये लोग विकास करवाएंगे हिंद चीन क्षेत्र का। उसके बाद उन्होंने भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण करना शुरू किया। तो किन के जीवन का आधार घटी थी, जबकि कंबोडिया का मेकांग आधार लाल घाटी थी, जबकि कंबोडिया का मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र एवं कोचिन चीन का मेकांग का डेल्टा क्षेत्र था। अब देखिए अभी हम लोग यहाँ पढ़े क्या था इनको, कि ये जो हैं इनको, इन समाजों को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। और ये निभा कैसे रहे हैं, यहाँ के व्यापारिक नगर को शोषित कर रहे हैं, इसका शोषण कर रहे हैं, बंदरगाह पर शोषण कर रहे हैं। और जब यहाँ पे पूरे तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिए, तब ये गांव में घुसना शुरू किया और गांव के किसानों को भी शोषण करना शुरू किए। इस तरह से ये लोग विकास कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ। तो किन के जीवन का आधार था लाल घाटी, जो लाल घाटी जगह है वहीं से लोग के जीवन चलता था, जीवन यापन यहीं से होता था। और कंबोडिया का मेकांग नदी का जो मैदानी क्षेत्र है वहीं से लोग के जीवन शैली चल रहा था। जो अभी हम अंकोर वाट के मंदिर दिखाए थे तो उसके किनारे एक नदी थी, उसी नदी को मेकांग नदी कहा जाता है, उसी किनारे ये मंदिर बनाया गया है। तो इससे जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ था उसी से इन लोगों का जीवन यापन होता था। अब कोची चीन जो क्षेत्र है वो मेकांग जो है, हम लोग पढ़े होंगे भूगोल में कि जब कोई भी नदी जब गिरती है समुद्र वगैरह में तो वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो मेकांग का जो डेल्टा क्षेत्र है वो कोची चीन के लिए उपयोगी था, वहीं से लोग का जीवन यापन होता था। चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन में कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम ये सब मिल जाता था। और पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती होती थी या मैदानी क्षेत्रों में धान की खेती ये लोग करते थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन लोगों के पास संसाधन के रूप में क्या क्या था। तो कोयला है, टीन है, जस्ता है, टंगस्टन है, क्रोमियम, ये सब चीज़ हैं। खेती में देखें तो रबर, धान जैसे फसलों की ये लोग खेती करते थे। और इन सभी चीज़ों का यहाँ पे दोहन करेगा फ्रांसीसी कंपनी, इसीलिए इसे यहाँ पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना था, किसी का विकास इसको नहीं करना था। सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों का एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया और दलदली भूमि, जंगलों आदि को कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाने लगा। तो जैसे ही ये हिंद चीन क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करता है तो ये लोग तो आया था व्यापार करने के लिए, तो जितना ज़्यादा यहाँ से इसको कच्चा माल प्राप्त होगा उतना ज़्यादा ये लोग व्यापार कर पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जो कृषि जनित उद्योग थे, मतलब कृषि पे डिपेंड थे। अब कृषि करने के लिए यहाँ पे जल के पूर्ति होनी चाहिए सिंचाई करने के लिए। इसके अलावे अगर उत्पादन बढ़ाना है तो ज़मीन होना चाहिए, खेत होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किए, ये जल निकासी का बढ़िया प्रबंधन किए।
जो जंगल ये सब है उसको काट करके मैदानी इलाका में बनाए, उसको खेती लायक बनाए और यहाँ पे कृषि क्षेत्र को बढ़ाना ये लोग शुरू किए। और इन प्रयासों का ही फल था कि 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया था। जब फ्रांसीसियों ने इन सब चीज़ों में सुधार किया तो यहाँ पे एक फ़ायदा ये हुआ कि इन लोगों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ। इतना हुआ कि 1931 तक आते आते वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया, यानी कि दुनिया भर में ये चावल एक्सपोर्ट करता था, वहाँ पे भेजने का काम ये करता था। रबर बागान फार्मों खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था पर काम लिया जाता था। जमींदारी अपने विकृति रूप में आ चुकी थी। हालांकि इसी दौरान पूरे उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक संरचनात्मक विकास तीव्र गति पर रहा एवं एक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल भी बिछाया गया। तो हम लोग यहाँ पे एक तरफा अनुबंध को स्पेशली देखेंगे कि एक तरफा अनुबंध क्या होता था, इसमें क्या किया जाता था। इसके अलावा हम लोग देखें यहाँ पे तो संरचनात्मक विकास भी तीव्र गति से हो रहा था। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि संरचनात्मक विकास क्या होता है, तो इसमें संरचनात्मक विकास भी किया जा रहा था। रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, सड़क बिछाया जा रहा था। अब ये फ्रांसीसी जो ये कर रहे थे उससे इनको हिंद चीन का विकास नहीं करना था, इनको अपना सामान ढोने में सहूलियत चाहिए था, जल्दी से जल्दी ये ढो सकें, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके, इसके लिए ये लोग ये काम कर रहे थे। उसमें है यहाँ पे एक कि परंतु किसानों और मजदूरों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था। एक तरफ ये लोग कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जमींदारी की विकृति विरूप भी आ चुकी थी। उसके बाद मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था, जिसको हम लोग अभी देखेंगे कि इसमें क्या होता था। किसान और मजदूर के जीवन स्तर गिरता जा रहा था। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि 1931 तक आते आते वियतनाम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया है, फिर भी यहाँ के किसान के हालात जो है वो अच्छे नहीं है। अब इससे हम लोग समझ सकते हैं कि फ्रांसीसी यहाँ के लोगों का विकास कर रहे थे कि यहाँ के लोगों का शोषण कर रहे थे। तो यहाँ पे जो भी व्यवस्था बनाया गया था वो शोषण मूल्य थी, यानी कि फ्रांसीसी लोग जो भी नियम कानून बनाते थे वो इन लोगों के शोषण करने के लिए ही बनाते थे और इनका शोषण ही करते थे विकास के नाम पर। तो हम लोग देख लेते हैं एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है। यह एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वहाँ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। यानी कि आप एक तरह से जैसे हम लोग के देश में बंधुआ मजदूरी चलता था, वैसे ये बंधुए मजदूरी है। एक तरफा अनुबंध मतलब है एक तरफ मालिक को पूरा असीमित शक्ति दे दिया गया है, छूट दे दिया गया है, और दूसरी तरफ आपको किसी भी तरह प्रकार के यहाँ पे स्वतंत्रता आज़ादी छूट नहीं है। आप गुलाम के जैसे, बंधुआ मजदूर के जैसे बिना पैसे के, बिना किसी मजदूरी के रूप में आपको मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा ये भी तय नहीं है, और आपको बस इसके यहाँ काम करते रहना है, दिन रात खटते रहना है। तो इस तरह की व्यवस्था ये बनाया गया था। अभी तक में हम जितना देख रहे हैं ये विकास तो कर रहा है, लेकिन अपना कर रहा है, यहाँ के लोगों का शोषण कर रहा है। ये जितना भी व्यवस्था बनाता है वो सब शोषण वाला ही बनाता है और यहाँ के लोगों का शोषण करता है। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न था, अब तक परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा चीनी भाषा में ही शिक्षा पढ़े लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी, परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभावों का डर था। देखिए हम लोग इसको अपने भारत से लिंक करके देखेंगे। हम लोग भारत में भी देखें हैं कि हमारे यहाँ पुराने पद्धति से शिक्षा की व्यवस्था था। बच्चे बैठ के पढ़ते थे, गुरुजी पढ़ाते थे, ज़्यादातर मौखिक ज्ञान वाला पढ़ाई होता था कि बोल के ही पढ़ा जाता था। लिखना, एग्ज़ाम देना, बेंच कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ये सब चीज़ नहीं था। इसी तरह से हिंद चीन क्षेत्र में भी परंपरागत तरीके से पढ़ाई होता था, और वहाँ की जो भाषा थी, चाहे चीन भाषा हो या वहाँ की जो स्थानीय भाषा है, तो चीनी भाषा या वहाँ के स्थानीय भाषा में ही पढ़ाई लिखाई होती थी, शिक्षा इसी तरह से दी जाती थी। लेकिन जिस तरह से भारत में अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लाया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे वियतनाम वाला जो हिंद चीन जो क्षेत्र है, वहाँ पे फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसी भाषा की पढ़ाई लेकर आया और लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाना शुरू किया। लेकिन इन लोग को एक डर भी था कि अगर कहीं इस पढ़ाई का इन लोगों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ गया तो इससे उनको नुकसान भी होगा।
क्योंकि अगर हम लोग फ्रांस के इतिहास को देखें तो इसका इतिहास हमेशा आंदोलन से भरा रहा है, क्रांति से भरा रहा है। चाहे हम लोग 1789 की क्रांति देखें, 1830 की क्रांति देखें, 1848 की क्रांति देखें, तो फ्रांस में हमेशा क्रांति होते रहा है। अब इस चीज़ को जब पढ़ाया जाएगा हिंद चीन क्षेत्र में, वहाँ के लोग जब इसको पढ़ते तो उनके मन में भी क्रांति के भाव आते। इस बात का इनको डर था, तो ये लोग के डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग फ्रांसीसी शिक्षा के जो प्रसार कर रहे हैं इसका सकारात्मक प्रभाव इन लोगों पे पड़ जाए और ये हम लोगों पे हानि साबित हो। अतः आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया जाने लगा। इसके लिए स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में प्रायः अधिकतर स्थानीय बच्चे को फेल कर दिया जाता था। देखिए यहाँ पे भी ये विकास कर रहा है हिंद चीन क्षेत्र का। कर क्या रहा है कि इस बात के डर था कि इस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इस वजह से यहाँ के लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको शिक्षा से ही दूर रखा, उनको पढ़ने ही नहीं दिया। आप पढ़ भी रहे हैं तो जब फाइनल एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको जानबूझ करके फेल कर दिया जाएगा ताकि आप आगे की पढ़ाई ही नहीं कर पाएँ। ना आगे की पढ़ाई कर पाइएगा, ना उसके बारे में जान पाइएगा और ना ही आप आवाज़ उठाइएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये किया जाता था। स्थानीय जनता एवं कॉलोनों को सामाजिक स्थिति में आसमान जमीन का अंतर था और 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे थे। हनोई विश्वविद्यालय को बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषण के पराकाष्ठा थी। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है कॉलोन, तो हम देख लेते हैं यहाँ कि हिंद चीन में जो लोग फ्रांसीसी बसते थे उसी को कॉलोन कहा जाता था। जो भी फ्रांसीसी लोग हिंद चीन में जाकर बस जाते थे वहाँ के लोग उसे कॉलोन कहते थे। और हम लोग कॉलोनों में यानी कि फ्रांसीसी में और हिंद चीन के जो स्थानीय लोग हैं, इन दोनों के जीवन में देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर हम लोग को दिखाई पड़ता था, ज़मीन आसमान के अंतर था। लेकिन ये भले यहाँ पे फ्रांसीसी जो है वो शिक्षा से लोगों को दूर रखा, जानबूझकर फेल किया, लेकिन ये रोक नहीं पाया। यहाँ पे 1920 के दशक तक आते आते जो हिंद चीन क्षेत्र के छात्र छात्राएं हैं वो राजनीतिक पार्टी बनाने लगे थे, आंदोलन करने लगे थे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। और इसी का परिणाम है कि जो हनोई विश्वविद्यालय था वो फ्रांसीसी द्वारा बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ से लोग निकल रहे थे और यहाँ पे सरकार के खिलाफ जो फ्रांसीसी लोग हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो इस विश्वविद्यालय को ही फ्रांसीसियों द्वारा बंद कर दिया गया था और ये उसके फ्रांसीसियों द्वारा हिंद चीन का जो शोषण हो रहा था उसका एक अच्छा एग्जाम्पल वो दिख जाता है। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रांसीसी तो शोषण कर रहा है पूरे तरह से, इसको जितना भी नियम कानून बना रहा है, जो भी व्यवस्था ला रहा है, वो फ्रांस यहाँ के हिंद चीन क्षेत्र के लोगों को शोषण करने के लिए ही बना रहा है। तो फिर इन लोगों में राष्ट्रीयता का विकास कैसे होगा, इन लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावना है वो कैसे जगेगी और क्या ये लोग अपने क्षेत्र को आज़ाद करवा पाएंगे, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय विद्रोहों का सामना तो प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था, परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह और मुखर होने लगा था। हम लोग हिंद चीन क्षेत्र को अगर अपने भारत से जोड़ कर देखें तो समझने में आसानी होगी। जिस तरह से जैसे यहाँ पे अंग्रेज आए थे और जैसे जैसे अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू किए थे तो छोटी मोटी क्रांतियाँ, लड़ाई जैसे 1757 की हो जाए, बक्सर युद्ध हो जाए, या हम लोग फिर 1857 की क्रांति पढ़ें, तो ये सब जैसे क्रांतियाँ हो रही थी उसी तरह से हिंद चीन क्षेत्र में फ्रांसीसियों को भी छोटी मोटी यहाँ पे जो विद्रोह है, क्रांति है, वो शुरू से ही झेलना पड़ रहा था, ये चीज़ हो रहा था। लेकिन 20वीं शताब्दी में आते आते ये आंदोलन और बढ़ गया था। जैसे हमारे देश में भी एकदम एक दूसरे के सिमिलर चल रहा है। 1920 में हमारे यहाँ भी असहयोग आंदोलन हुआ था और यहाँ भी उस टाइम पे आंदोलन होने लगा था, यहाँ के लोग आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। अब छोटे छोटे मामले में भी लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे थे। 20वीं शताब्दी आते आते ये लोग छोटे छोटे मामले में भी अपना विचार रखने लगे थे, अपने असंतोष को प्रकट करना शुरू कर दिए थे। उसी परिप्रेक्ष्य में 1903 ईस्वी में फान बोई चाउ ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कुआंग दे थे। तो यहाँ पे
इसी का एक हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं कि एक व्यक्ति हैं फान बोईचाओ, उन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया जिसका नाम था दुई तान हुई, और इसके जो नेता थे उनका नाम था क्वांग दे। फान बोईचाओ ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, और इस किताब को जब लोगों ने पढ़ा तो पूरे वियतनाम में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये यहाँ पे किताब से देख सकते हैं लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, यानी कि वियतनाम को हम कैसे खोएं इसका इतिहास लिखा हुआ था कि किस तरह से फ्रांसीसियों ने यहाँ पे वियतनाम को कब्जा किया और हम लोगों ने अपने वियतनाम को खो दिया। इसको पढ़ने के बाद लोगों में हलचल मच गया, हड़कंप आ गया, और आगे चल के ये क्रांतिकारी आंदोलन के रूप लेगा। 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। साथ ही रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों के विचार भी इन्हें उद्वेलित कर रहे थे। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, जो रूस में साम्यवाद समाजवाद पढ़ रहे थे, तो पढ़े थे कि रूस की क्रांति का एक कारण ये भी था कि 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में एक छोटे से देश जापान ने जो 2 महाद्वीप में फैला हुआ है, 2 महादेश में फैला हुआ था रूस, उसको हरा दिया था। अब जब ये चीज़ हिंद चीनियों को पता चला तो यहाँ से इन लोगों को प्रेरणा मिला कि अगर इतना छोटा सा जापान देश उतने बड़े रूस को हरा सकता है तो हम भी फ्रांसीसी को अपने देश में हरा सकते हैं, इसको यहाँ से भगा सकते हैं। इसके अलावे जो फ्रांसीसी विचारक ही थे रूसो और मॉन्टेस्क्यू, इनकी जो विचारधारा है ये भी यहाँ के हिंद चीन क्षेत्र के लोगों को प्रभावित कर रहा था, इनसे भी ये लोग सीख रहे थे। एक तरह से देखें कि जो ये शिक्षा लेके आए थे फ्रांसीसी शिक्षा, वो इन पे भारी पड़ रहा है, सकारात्मक प्रभाव ये पड़ रहा है। जो डर था उन लोगों को वो अब सच हो रहा था। इसी समय एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता फान चू त्रिन हुए जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र इसी तरह के विचारों के समर्थक थे। तो यहाँ पे एक और राष्ट्रवादी नेता हैं हिंद चीन क्षेत्र में जिनका नाम है फान चू त्रिन। ये कहते थे कि राजतंत्रीय व्यवस्था को बदल के गणतंत्रीय व्यवस्था आना चाहिए, और जो यहाँ के लोग जापान में शिक्षा लेने गए थे, जो पढ़ने गए थे, वो लोग भी इस बात को सपोर्ट कर रहे थे। सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने इन्हें और बढ़ावा दिया। उसके बाद इसी टाइम में चीन में एक घटना हो जाता है कि वहाँ पे एक व्यक्ति हैं सन्यात सेन, इन्होंने क्या किया कि चीन में सत्ता को पलट दिया, और यहाँ से इन लोगों को और मनोबल बढ़ा इन लोगों के अंदर कि हम भी ये काम कर सकते हैं, सत्ता पलट सकते हैं, फ्रांसीसियों को यहाँ से भगा सकते हैं। और इन्हीं छात्रों ने वियतनाम क्वान फूक होई, यानी कि हिंदी में कहें तो वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इस तरह से ये लोग अब अपने देश को मुक्त कराने के लिए, फ्रांसीसियों से आज़ाद कराने के लिए अब ये लोग काम करेंगे। इन लोगों में धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना जाग रही है। जो अगल बगल देश में दुनिया भर की जो घटनाएं हो रही है, चाहे जापान की हो, रूस जापान की युद्ध होला हो, या रूसो मॉन्टेस्क्यू के विचारधारा हो, या चीन के जो सत्ता परिवर्तन है, इन सब चीज़ों से ये लोग सीख रहे थे, और यहाँ से इन लोगों को प्रेरणा मिल रहा था कि हम भी अगर चाहें तो अपने देश को स्वतंत्र कर सकते हैं, यहाँ से फ्रांसीसियों को खदेड़ सकते हैं। हालांकि हिंद चीन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास कोचिन चीन, अनाम, तोक्किन जैसे शहरों तक ही सीमित था। शुरुआत में जो ये राष्ट्रवाद का विकास हुआ वो छोटे छोटे शहरों में, ये जो कुछ है कोचिन चीन, अनाम, तोक्किन, यहीं तक सीमित रह गया, गांव तक अभी तक ये नहीं पहुंचा था। परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इन्हीं प्रदेशों के हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया। एकदम हम लोग भारत से इसको जोड़ के पढ़ सकते हैं। जब विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो फ्रांस भी विश्व युद्ध में शामिल था, और उसने क्या किया कि यहाँ के लोगों को ले जाकर के सेना में भर्ती किया। हजारों मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस ले जाया गया, और यहाँ के सैनिकों को युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा जाता था। अतः मारे जाने वाले में इनकी संख्या ज़्यादा होती थी। जो मजदूर लोग हैं उनको अपने देश में ले जाके बेगार बना रहा है। बेगार मतलब होता है बिना तनख्वाह वेतन के काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको बेगार कहते हैं। और जो यहाँ पे सेना में लोगों को शामिल किया था, तो जब युद्ध होता था तो हिंद चीन क्षेत्र के जो लोग थे उनको सेना में आगे रखता था, और अपने फ्रांसीसी सेना को ये लोग पीछे रखते थे, ताकि अगर गोली भी लगे तो इन लोगों को लगे।
अब हम लोग देखिए यहाँ पे कि ये किस तरह से यहाँ के लोगों को विकास का दायित्व ये निभा रहा है। तो इस तरह से ये क्या करता था कि इसको आगे रखता था, जिसके कारण युद्ध में मरने वालों में हिंद चीन के क्षेत्र के लोगों की संख्या ज़्यादा होती थी। और इन सब बातों की प्रतिक्रिया हिंद चीन क्षेत्र के लोगों पर हुई और 1914 ईस्वी में ही देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया। तो जब ये घटना हो रही थी, यहाँ के लोग मर रहे थे, तब इन लोगों के अंदर के राष्ट्रवाद जाग रहा था और यहाँ पे इन लोगों ने 1914 में ही वियतनामी राष्ट्रवादी दल के नाम के एक संगठन की स्थापना करते हैं। इसका पहला अधिवेशन कैंटेन में हुआ था, लेकिन सशक्ति फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डाला। जो ये दल बनाया गया था, इसको फ्रांसीसी सरकार दबाने में सफल हुआ, इसको पूर्णतः दबा देता है। दूसरी तरफ जनता की हालत निरंतर दयनीय होती जा रही थी। चीन का हिंद चीन के कृषि उत्पाद व्यापार और मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण था, फिर भी ये मुख्य राजनीति से अलग रहते थे। तो यहाँ के लोगों की स्थिति दयनीय हो जा रही है। चीन यहाँ से व्यापार कर रहा है, लेकिन राजनीति से इसको कोई लेना देना नहीं है, ये बीच में नहीं पड़ रहा है। इसी कारण जनता ने इसे क्रुद्ध होकर 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन किया। जब चीन एक बहुत बड़ा देश है, अगर ये चाहता तो मदद कर सकता था, लेकिन ये भी मदद नहीं किया, ये सिर्फ अपना व्यापार किया और इन मामलों में वो हस्तक्षेप नहीं किया। तब यहाँ के लोगों ने 1919 में चीन के जो सामान है उसका बहिष्कार करने के लिए एक आंदोलन भी किए थे। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही शासन व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। यहाँ के लोग अपना प्रभुत्व भी स्थापित किए और शासन व्यवस्था पे भी फ्रांसीसी लोग ध्यान दिए। हालांकि कोचिन चीन ही सीधे फ्रांसीसी प्रशासन में था, जबकि अन्य 4 प्रांत जिसमें तोक्किन, अनाम, कंबोडिया, लाओस है, वो पुरातन राजवंश ही कायम रहे, जिसके लिए रेजिडेंटों की नियुक्ति होती थी। हम लोग भारत में भी देखे हैं कि अंग्रेज क्या किया था कि यहाँ पे खुद शासन व्यवस्था में नहीं आता था, रेजिडेंट व्यवस्था लाया था, यानी कि राजा तो यहीं के व्यक्ति होगा, लेकिन वो अंग्रेज के नीचे काम करेगा और उसको देख रेख के लिए अंग्रेज के तरफ से कुछ लोग आएंगे, उनका रहना खाना पीना सब का व्यवस्था राजा को ही करना पड़ेगा और वो जो लोग आते थे उन्हीं को हम लोग रेजिडेंट कहते थे। तो इस तरह के व्यवस्था ये यहाँ पे हिंद चीन वाले क्षेत्र में भी किया। सिर्फ कोचिन चीन है जहाँ पे फ्रांस सीधे तरह से अपना प्रशासन चला रहा था और बाकी के जो 4 गो प्रांत हैं तोक्किन, अनाम, कंबोडिया, लाओस, वहाँ पे वहाँ के जो पुराने राजा थे वही राज कर रहे थे, लेकिन वो फ्रांसीसी के नीचे थे और उनको देखने के लिए फ्रांसीसियों द्वारा कुछ लोगों को भेजा गया था, जिसे हम लोग रेजिडेंट के नाम से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रशासन में कुछ उदार नीतियाँ अपनाई गई। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया था तो कुछ नियम कानून सरकार द्वारा अच्छा लाया गया था। कोच्चि चीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया और उसके सदस्यों को निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी कि एक प्रतिनिधि सभा बनेगा और इसमें जो लोग होंगे वो चुन करके आएंगे, जनता द्वारा चुना करके आएंगे, निर्वाचन की व्यवस्था की गई। असैन्य प्रशासन में स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाने लगा और कुछ हद तक राजघराने ने भी अपने प्रशासन में सुधार का प्रयास किया था, परंतु इन नाम मात्र सुधारों से जनता संतुष्ट नहीं हो सकती थी। इतना ज़्यादा यहाँ पे हालत खराब था कि इतनी सा सुधार से जनता संतुष्ट नहीं था। इन्हीं परिस्थितियों में 1917 में न्यूगन आई क्वोक, जिन्हें हम लोग हो चिन मिन्ह के नाम से भी जानते हैं, ये हो चिन मिन्ह की तस्वीर है, तो नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस से ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया। यहाँ पे साम्यवादी दल ये बनाने का काम करेंगे और जब ये बनाते हैं तो 1917 के टाइम है और ये पेरिस में है और वहीं पे साम्यवादियों का एक अपना दल बनाना ये शुरू करते हैं। बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने मास्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिक दल का गठन किया। तो आगे के पढ़ाई के लिए ये मास्को जाते हैं और वहाँ पे साम्यवादी से प्रेरित होते हैं, उससे सीख लेते हैं और 1925 में भी वियतनामी क्रांतिकारी दल के स्थापना करते हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर लेते हैं। अंततः 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सांग
देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। तो 1925 में वियतनाम क्रांतिकारी दल का स्थापना हुआ, अपना सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था कर लिए और फाइनली 1930 ईस्वी में जाकर के इन्होंने अपना एक संगठन बनाया, एक पार्टी बनाया जिसका नाम है वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ की भाषा में इसे वियतनाम कांग सान देंग के नाम से भी जानते हैं, और ये एक तरह के उग्र विचार वाला पार्टी था। अब यहाँ पे हम लोग एक देख लेते हैं कि जुएन आई ने अनामी दल की स्थापना की थी। यह पार्टी पूर्णतः मॉस्को के कैंटन से प्रभावित थी और आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। तो जो जुएन गाई है वो अनामी दल की स्थापना किए थे, जो कि एक तरह से आतंकी विचारों वाला पार्टी था। ये बातों में बात करने वाला ये व्यक्ति नहीं था। ये पार्टी, ये लोग लड़ाई झगड़े इस सब चीज़ में ज़्यादा विश्वास रखते थे कि इन लोगों को मार पीट के यहाँ से भगाया जा सकता है। तो इस तरह से अभी तक यहाँ पे ये चीज़ हो रहा था। उसके बाद 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किया। हम सभी को पता है कि 1930 में विश्व आर्थिक मंदी आया था, और इससे भी यहाँ पे जो हिंद चीन के जो लोग हैं, वियतनाम के जो लोग हैं, उनके अंदर राष्ट्रवाद के भावना का विकास होता है, क्योंकि उस टाइम पे चावल, रबर जैसे जो उत्पादन होता था इस देश में, उसके भाव गिर गए थे, दाम गिर गए थे। हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी। इस स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। जैसे जैसे इन लोगों की स्थिति खराब हो रही थी, ये लोग अपने देश की आज़ादी के लिए, वहाँ पे सुधार के लिए ये लोग जागरूक हो रहे थे और साम्यवाद को सपोर्ट कर रहे थे कि देश में साम्यवादी व्यवस्था आना चाहिए। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र काफ़ी तीव्र एवं क्रूर होता जा रहा था। जितने ये लोग अपने आप को स्वतंत्र करना चाह रहे थे, फ्रांसीसी सरकार उतना ही इसको दबाने का काम कर रहा था। इसको बहुत ही क्रूर तरीके से इन आंदोलनों को, इन विचारधाराओं को ये दबाने का कोशिश कर रहा था। विद्रोही जनता पर निर्ममता से गोलियां बरसाई जाती थी। इससे भी आगे बढ़कर हवाई जहाज़ों से बमबारी की जाती थी। इस दमन चक्र में हजारों लोग मारे गए, आंदोलन दब सा गया, परंतु यह सोए हुए ज्वालामुखी के समान ही था, जो अंदर ही अंदर खौलता रहा और भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हो गई। देखिए 1930 के दशक में इन लोगों का जो आंदोलन है वो जोर शोर पकड़ा। ये लोग खुद को स्वतंत्र करने की कोशिश किए, लेकिन अंग्रेजी जो फ्रांसीसी सरकार है इसको दबाने का पूर्णतः कोशिश किया। इन पे गोलियां बरसाई गई, जहाज से बम गिराया गया, हजारों लोग यहाँ पे मारे गए और लगभग ये आंदोलन ख़त्म सा ही हो गया था। अब ये लोग आंदोलन नहीं कर रहे थे, आंदोलन दब सा गया था, लेकिन अंदर ही अंदर जो गुस्सा है वो भरा पड़ा था, एक ज्वालामुखी के रूप में ये दबा हुआ था। जिस दिन ये ज्वालामुखी फटेगा, पूरे वियतनाम को ये यहाँ पे स्वतंत्र करके ही रहेगा। तो ये ज्वालामुखी के समान था, जो अंदर ही अंदर खौल रहा था और नीचे के लेवल पर आंदोलन चल रहा था। बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा था, लेकिन नीचे के लेवल पे आंदोलन हो रहा था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे की कहानी में और क्या होगा, किस तरह से वियतनाम आज़ाद होगा, कैसे ये लड़ेगा, अमेरिका इसमें कैसे आएगा, क्या भूमिका रहेगा, जो वियतनाम के गृह युद्ध है, लाओस का जो गृह युद्ध है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।